गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर। द चैप्टर वेक्टर इज कंसेप्चुअल फॉर आवर कंटेंट, मतलब कि जो भी चैप्टर हम लिनियर मोशन पढ़ रहे हैं और देन आफ्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उससे पहले आपको वेक्टर चैप्टर की रिक्वायरमेंट। अभी तक आपने जो भी क्वांटिटी डिफाइन की है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है सभी फाइन किया है। लेकिन वेक्टर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मोस्टली जो भी मोशन होती है वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की जो भी मोशन होती है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के अंदर ही मोशन होती है। तो ये मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेक्टर चाहिए। तो पहले तो दो क्वांटिटी डिफरेंट, एक तो स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर आप बात कर रहे हो स्केलर, तो यानी कि इफ एनी क्वांटिटी विच ओनली रिप्रेजेंट विद द मैग्नीट्यूड, पर्टिकुलर कोई भी क्वांटिटी है उसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि स्केलर के पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखो आगे वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपल से एरो की रिक्वायरमेंट है। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया, तो एरो शुड बी अ वेक्टर। एरो को आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एरो के दो पार्ट है, एक तो है हेड, दूसरा है टेल का पार्ट। हेड का पार्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में क्वांटिटी आगे बढ़ रही है। और टेल का पार्ट ओरिजिन रिप्रेजेंट कर, ओरिजिन मतलब कि कहाँ से शुरुआत होती है। याद रखना कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एरो की रिक्वायरमेंट है। एरो में टू डिफरेंट पार्ट है, हेड और टेल। हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन। और टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, यानी कि वेक्टर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। वेक्टर जो भी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, तो उस पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे चाहिए क्या? तो टेल। क्लियर है? चलो तो आगे सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। चलो यहाँ पे आप एग्जांपल के बारे में बात करते हो, तो एग्जांपल डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पे एक मैंने एरो बना दिया, तो एरो को आप इसे 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो। इसे 5 पार्ट के अंदर एरो को डिवाइड कर दिया, तो इस एक पार्ट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो एरो है मतलब हेड है, वो कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ। इसको नॉर्थ रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो आपका जो वेक्टर है वो साउथ टू नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है। तो पर्टिकुलर कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सिंपल सी यही मेथड, इस मेथड का यूज करना है। ओके, चलो आगे की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर खत्म। टाइप ऑफ वेक्टर है, जल्दी से हम खत्म करते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, तो टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर है फर्स्ट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर,
तो यानी कि डेफिनेशन हम लिखते हैं कि इफ एनी वेक्टर, इफ टू डिफरेंट वेक्टर हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दैट इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। सपोज मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी, तो ए वेक्टर जितनी साइज का है उतनी साइज का बी वेक्टर लो, तो ए और बी बोथ आर इक्वल, इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मतलब कि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, दो चीज लिख दो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are equal। सेकेंड वन, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के अंदर है सिंपल के वेक्टर जो है यहाँ पे ए वाला और दूसरा यहाँ पे बी वाला, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड इज द डिफरेंट, यानी कि इफ टू डिफरेंट वेक्टर हैज द सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है कोई भी होगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा, कोई लेना देना नहीं, लेकिन डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, डायरेक्शन जो भी है अपोजिट टू ईच अदर। हम लिख सकते हैं एक वेक्टर यहाँ पे ए है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी है, इफ डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर इज opposite to each other, direction of two vectors are opposite to each other is called anti-parallel vector, is called anti-parallel vector। then after है अपैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि डायरेक्शन भी सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी चीज सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are different, then it is called a parallel vector। देखो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एक वेक्टर ए यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर बी यहाँ पे है, दोनों के साथ कुछ एंगल थीटा है ना, तो वो पैरेलल है ना, तो एंटी पैरेलल है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, यानी कि हर एक चीज डिफरेंट है, तो दैट इज कॉल्ड द एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, देन आफ्टर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे याद रखना है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर बी बना रहा हो और सेम टू सेम उसके अपोजिट में माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर is same but direction is opposite to each other is called negative vector। आप बोलेंगे सर इतनी स्पीड में क्यों बढ़ा रहा है, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि बहुत ही इजी चीज है, आपको जल्दी से आ सकती है, उसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको
डायरेक्ट डेफिनेशन समझना है, लिखना नहीं, डेफिनेशन कहीं भी आएंगी नहीं, सिर्फ समझना है, तो समझने के लिए तो काफी है। देन आफ्टर है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो होते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। सपोज मान लो कि कोई ए वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड जीरो है, आप बोलेंगे इसको जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। तो ए इज द जीरो वेक्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड इज जीरो। कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो उसको आप बोलेंगे जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है कि इफ एनी वेक्टर हैज द यूनिट मैग्नीट्यूड, उसकी जो मैग्नीट्यूड है एक यूनिट होगी। अब लिख सकते हो कि इफ एनी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर ले लो, उसका जो मैग्नीट्यूड है क्या होना चाहिए, वन यूनिट। तो इजीली हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, इट शुड बी डिफाइंड एज अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस और the ratio of vector to its modulus is called unit vector। देखो यहाँ पे आपको समझने के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास वेक्टर है ए। कौन सा वेक्टर है, ए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वेक्टर ए है उसको मॉड्यूलस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए। दूसरी चीज क्या है, इसको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो सिंपल सा ए लिख सकते हो, खाली है, नॉट बोल्ड लेटर में, बोल्ड लेटर में नहीं लिखना है, सिर्फ ए। तो यहाँ पे होगा ए। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय मॉड्यूलस, वेक्टर बाय मॉड्यूलस। वेक्टर हमारा है ए और मॉड्यूलस है ए, अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म है एन ए कैप, एन ए कैप। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वन, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आएगा कैप। तो मतलब सिर्फ डायरेक्शन ही, यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। उसको आप कैप भी बोल सकते हो और कैरेट भी बोल सकते हो। कैप और कैरेट दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो। तो इसको कैप बोलो, एन ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। एक चीज याद रखनी है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म है ए ऊपर वेक्टर और बोल्ड लेटर में ए। कोई भी वेक्टर है उसको आप लिखना है तो ए वेक्टर लिखो, अदरवाइज बोल्ड लेटर में ए लिखो। तो दोनों का मतलब होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कभी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर एक के ऊपर वेक्टर है तो आपको पता चलेगा कि वेक्टर है। लेकिन बहुत सारी बार बोल्ड लेटर के अंदर लिख दिया होता है ए, बोल्ड लेटर के अंदर लिख दिया होता है, तो उसका मतलब समझना है कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है कौन सी है, वेक्टर। चलो नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर
अ वेक्टर ऑल द वेक्टर रिसाइडिंग इन अ वन प्लेन, जितने भी वेक्टर है वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर रिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। तो ऑल द वेक्टर residing in a plane is called कोप्लेनर वेक्टर। मतलब जितने भी वेक्टर ले लो, हर एक वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक मैं प्लेन बना रहा हूँ, ए वाला प्लेन, यानी कि कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है उसको आप प्लेन से इंडिकेट, तो एक वेक्टर ए से यहाँ पे, दूसरा बी यहाँ पे है, तीसरा सी यहाँ पे, चौथा डी यहाँ पे है, फोर्थ ई ऐसे है। तो मतलब कि देखो हर एक वेक्टर जो है एक ही प्लेन के अंदर आ गए, एक ही प्लेन के अंदर रिसाइड कर रहे, तो दैट इज कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। सपोज मान लो कि यहाँ पे दूसरा प्लेन लेते हैं, एक वेक्टर यहाँ से आ रहा है, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर में ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर में ऐसे आ रहा है, तीसरा वेक्टर अंदर जा रहा है, तो इट इज नॉट कॉल्ड द कोप्लेनर, क्योंकि जो अंदर जा रहा है और बाहर है, अंदर जाने के लिए आप डॉट से रिप्रेजेंट करो, बाहर आने के लिए क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। क्यों? कि जो बाहर आता है, बाहर उसको डॉट से, मान लो कि पॉइंट है आपके सामने आ रहा है, तो ये सिर्फ पॉइंट ही दिखेगा, तो इसको पॉइंट लेके बाहर के लिए पॉइंट लिखो, और अंदर जा रहा है उसके लिए क्रॉस, यहाँ पे आप क्रॉस करके देखो अंदर, तो ये क्रॉस है। तो ये वेक्टर जो है प्लेन के अंदर नहीं है, क्या होगा, प्लेन के बाहर निकल जाएगा। सपोज समझो कि ये प्लेन है, यहाँ पे मैं वेक्टर को घुसेड़ देता हूँ, अंदर प्लेस कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये थोड़ा बाहर रहेगा, प्लेन के अंदर नहीं है, तो प्लेन के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इस कॉल्ड द नॉन कोप्लेनर वेक्टर। देन आफ्टर को इनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, तो कोइनिशियल वेक्टर के अंदर क्या है कि जो भी वेक्टर है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। मान लो कि ए बी सी तीन वेक्टर है, एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। ऑल वेक्टर originated from a point is called co-initial वेक्टर। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी और तीसरा वेक्टर है सी, तो ए बी एंड सी एक ही पॉइंट में से निकल रहा है, एक ही पॉइंट में से, दैट इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। एंड लास्ट वन को लीनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होगा कि ऑल द वेक्टर आर इन द लाइन, एक ही लाइन के अंदर जितने भी वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर्स आर इन अ लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है? समझ में आया कि जितने भी वेक्टर है एक ही लाइन के अंदर है, तो एक लाइन के अंदर रहने वाले वेक्टर को आप बोलेंगे कोलिनियर। चलो अभी पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय द रियल नंबर, यानी कि वेक्टर को रियल नंबर के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। रियल नंबर के अंदर पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि नेगेटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, सारी सभी वैल्यू रियल नंबर के अंदर आ जाती है। लेकिन हमको तो सिर्फ समझना है कि अगर वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा। मल्टीप्लाइंग वेक्टर विथ रियल नंबर, मल्टीप्लाइंग वेक्टर विथ रियल नंबर, यानी कि वेक्टर को रियल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। समझो यहाँ पे हमारे पास कोई वेक्टर ए है, मैं पहले तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर में पॉसिबिलिटी टू टाइप की होती है, नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि
इफ नंबर इज 0 लेस देन n लेस देन 1, आपका जो नंबर है 0 और 1 के बिटवीन में, फर्स्ट पॉसिबिलिटी मतलब एक से छोटा, 0 से बड़ा और एक से छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ 0.5 और वेक्टर हमारा है ये, हियर द वेक्टर a, तो 0.5 मल्टीप्लाई विथ a, सो आंसर इज a डिवाइड बाय 2, यानी कि जो नया वेक्टर मिलेगा, सपोज उसको अज्यूम करते हैं b, नया वेक्टर अज्यूम करते हैं b, तो b जो है वो एक ही डायरेक्शन में ही है, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है हाफ हो जाएगी, मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि इफ नंबर लेस देन 1, इफ पॉजिटिव नंबर लेस देन 1, डायरेक्शन ऑफ resultant vector will same, but magnitude is decreasing, डायरेक्शन जो है वही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। सपोज मान लो कि नंबर 1 लेस देन n लेस देन इनफाइनाइट, मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो आप डिफाइन कर सकते हो रियल नंबर ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो मतलब मैग्नीट्यूड, सपोज मान लो कि 2 ले ला कि 2 इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, अज्यूम कर लो, तो b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया, डायरेक्शन वही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड बिकम डबल बट डायरेक्शन विल कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज होगा, डायरेक्शन रिमाइन कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड will increase but direction remain constant। तो याद रखना है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में ऐसा है कि जो डायरेक्शन है वो तो दोनों के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए वही रहेगी, लेकिन अगर नंबर एक से कम है, मतलब 0 to 1 के बिटवीन में है, तो जो लेंथ होगी यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिड्यूस होगा। अगर जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर एक से बड़ा है, एक से ज्यादा है, तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो भी मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड डेफिनेटली बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड जो है डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, जैसे वैल्यू है उस टाइम से मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ओके, अभी बात करेंगे नेगेटिव नंबर की। पॉजिटिव रियल नंबर तो हमने देख लिया, नेगेटिव नंबर के साथ देखते हैं नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर के अंदर सिंपल सी चीज है, -1 से मल्टीप्लाई करो। सपोज b इज इक्वल टू -1 इंटू ए, तो माइनस ए यानी कि डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो यहाँ पे लिख सकता हूं कि बाय मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव रियल नंबर डायरेक्शन विल बी अपोजिट, यानी कि पूरी डायरेक्शन जो है उल्टी हो जाएगी, मतलब कि 180 के एंगल पे चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन जो है 180 डिग्री के एंगल पे चेंज होती है। ओके, उसमें भी पॉसिबिलिटी हमारे पास फर्स्ट है कि जो वैल्यू है 0 लेस देन x लेस देन 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1, यानी कि जो वैल्यू है -1 से 0 के बिटवीन में, -1 से 0 के बिटवीन में है, तो मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कि एक से बड़ी वैल्यू, एक -1 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि 0 -1 से ज्यादा है, -0.5 भी 1 से ज्यादा है,
तो -1 से अगर कोई वैल्यू ग्रेटर है तो आप लिख सकते हो कि इफ x इज ग्रेटर देन -1, इफ x इज ग्रेटर देन -1, इन दैट केस b वेक्टर इज इक्वल टू, सपोज -0.5 ले लो, -0.5 इंटू a, सो -a डिवाइड बाई 2, -a डिवाइड बाई 2, यानी कि अगर नेगेटिव में भी 0 और -1 के बिटवीन में है तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि हियर magnitude will be reduced, magnitude reduce and direction will inverse। इनवर्स का मतलब होगा 180 के एंगल पे, कितना होगा 180 के एंगल पे। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, यानी कि -1 से छोटी वैल्यू है, -1 से जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि -1 सबसे बड़ा है यहाँ पे और इनफाइनाइट है सबसे छोटा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि सपोज कंसिडर करते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू -5 इंटू ए वेक्टर, माइनस शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन 5 है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर मैग्नीट्यूड बिकेम 5 times, means increase, but direction is inverse, but direction is inverse। तो बस वही चीज है कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर मान लो कि 0 और 1 के बिटवीन में है तो मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन वही रहेगी। अगर एक से ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। लेकिन 0 और -1 के बिटवीन में है तो डायरेक्शन इनवर्स, यानी कि टोटली 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर -1 से इनफाइनाइट के, माइनस इनफाइनाइट के बीच में है, इस कंडीशन मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। तो ये पूरा लेक्चर ध्यान से पढ़ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।